वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग फुल टेस्ट 8 केमिस्ट्री नीट का पेपर डिस्कस करेंगे। तो जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट है। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ नाइट्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन, फॉस्फोरस आर सच दैट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड होता है ग्रुप में, अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, और जब हम लोग पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है तो ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। ठीक है, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो कार्बन है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस है, और फॉस्फोरस के लेफ़्ट साइड सिलिकॉन होगा क्योंकि कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है। तो कार्बन से नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का होगा, फिर कार्बन का होगा। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और कार्बन ये दोनों ऑप्शन में है, इसमें उल्टा दिया है तो ये तो इनकरेक्ट होगा। अब फॉस्फोरस और सिलिकॉन में फॉस्फोरस का ज़्यादा होगा क्योंकि फॉस्फोरस राइट साइड में है, तो फॉस्फोरस का ज़्यादा सिलिकॉन से थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन है द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट जिरकोनियम एंड इट्रियम हैव अबाउट द सेम रेडियस। नहीं बच्चे, जिरकोनियम और इट्रियम तो ये 4D सीरीज का आ जाएगा, इसमें सेम रेडियस नहीं होता है। 3D सीरीज में देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम ये वाला आता है। ये 3D सीरीज का है। 4D सीरीज में आता है यार, जरा, इट्रियम, जिरकोनियम और निगोलियम, 4D सीरीज में आ गया। 5D सीरीज में आता है लेंथेनम, ला हफ्ता, हॉफमियम। ठीक है, तो जो हमारा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफ़ेक्ट होगा वो एफ ब्लॉक आने के बाद होगा। एलिमेंट एफ ब्लॉक आता है, 4F सीरीज आता है 5D में, तो 4D से जब 5D में आएंगे तब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट होगा। तो इट्रियम और जिरकोनियम ये तो 4D सीरीज में है, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, तो ये सेम रेडियस नहीं होगा। जिरकोनियम और निवोलियम में भी जिरकोनियम निवोलियम सेम है, इसमें भी नहीं आएगा। जिरकोनियम और हॉफमियम 4D से 5D में आ रहा है, इसीलिए इसका एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम होगा, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसका मतलब, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है डायमैग्नेटिक। कौन इसमें से डायमैग्नेटिक है? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो पैरामैग्नेटिक। तो इसमें हमने शॉर्ट ट्रिक्स बताया था, अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। इसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन 12, 14, 18 हो तो ये डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है ना, तो ये हमने बताया था इवन में 12, 14, 18 डायमैग्नेटिक, 16 जो है 16 वाला जो है पैरामैग्नेटिक होता है। 12, 14, 16 बच गया, ये पैरामैग्नेटिक होता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक होता है। O2 माइनस में देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 2 16 + 1 17, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। O2 + 16 में से एक गया 15, पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन है। O2 2 - 18 इलेक्ट्रॉन से ये डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक का मतलब है ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए ये जो है पैरामैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट है द लिक्विफाइड मेटल एक्सपेंडिंग ऑन सॉलिडिफिकेशन। तो वैसे रूम टेम्परेचर पर लिक्विड मरकरी होता है, मरकरी नहीं है। जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है ऑलमोस्ट 30 से ऊपर जब टेम्परेचर होता है तो गैलियम भी क्या होता है, लिक्विड हो जाता है। तो इसको जब सॉलिडिफिकेशन करेंगे तो सॉलिड बनेगा, और ये क्या होगा, लिक्विफाइड मेटल एक्सपेंड करेगा सॉलिड बनाने पे। लिक्विड से जब सॉलिड बनाएंगे तो इसकी ये एक्सपेंसन होगा। ठीक है ना, तो लिक्विफाइड गैलियम एक्सपेंड ऑन सॉलिडिफिकेशन। गैलियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इट हैज़ वीक मेटेलिक बॉन्ड, सो इट एक्सपेंड ऑन सॉलिडिफिकेशन। क्योंकि इसकी मेटेलिक बॉन्ड वीक होती है इसीलिए सॉलिड में कन्वर्ट होगी, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। मेटेलिक बॉन्ड वीक होने के कारण ये जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका वीक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विल हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल इन नेचर होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड देखो ऑप्शन थर्ड है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा।
56 है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी ऑफ फॉलोइंग एज। अब रेजोनेंस एनर्जी सब में बेंजीन रिंग है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है। तो जितना ज़्यादा बेंजीन रिंग होगा उतना ज़्यादा रिलोकलाइजेशन होगा, उतना ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं जो रेजोनेंस एनर्जी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस केस में इस टाइप के क्वेश्चन में, नंबर ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स। ठीक है, तो इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 बेंजीन रिंग है। तो सबसे ज़्यादा 3 वाले का होगा थर्ड का, तो सबसे ज़्यादा थर्ड का हमारे पास एक ही ऑप्शन है 4, तो इसका आंसर इसीलिए 4 आ जाएगा 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अब हम लोग 57। तो इस क्वेश्चन में देखो, बोरोन हैलाइड्स बिहेव एज लुईस एसिड बिकॉज ऑफ देयर नेचर। बोरोन हैलाइड क्या होगा, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 हेलोजन इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पहले से था और 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक एक शेयर किया, तो टोटल इसके पास जो इलेक्ट्रॉन हो गए 6 हो गए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसीलिए ये लुईस एसिड के तरह बिहेव करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसीलिए ये लुईस एसिड होगा। ठीक है, तो इसका आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन है, इन द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड इन लेड चैम्बर प्रोसेस व्हाट सब्सटेंस इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। ठीक है, तो क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन करना है SO2 से। तो जब हम लोग SO2 का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो SO3 बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ NO, फिर SO3 में वाटर डालते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास जो कैटलिस्ट हो गया वो हो गया NO को बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड, तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है थर्ड हो गया, ये हमारा कैटलिस्ट का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, डीप सी डाइवर यूज टू रेस्पायरेट इन ए मिक्सचर ऑफ। ये हमारा हेनरीज लॉ का क्वेश्चन है। जो डीप सी डाइवर होता है, जो नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ना बच्चे, उसमें हम लोग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऐड करते हैं, लेकिन जो डीप सी डाइवर होता है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ साथ हीलियम भी ऐड करते हैं, क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम होती है। जब डीप सी डाइवर नीचे जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जितना नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, जो नाइट्रोजन है वो ब्लड में ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा, फिर जब बाहर आएगा प्रेशर कम होगा तो वो नाइट्रोजन बाहर निकलने लगेगा, जिससे क्या होता है, डिजीज होता है। ठीक है ना, इससे बचने के लिए, बैंड डिजीज बोलते हैं इसे, इससे बचने के लिए हम लोग उसमें हीलियम डालते हैं, क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो प्रेशर बढ़ने के बाद भी हीलियम ब्लड में डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 लेते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन है D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स का है, हमें दिया है क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर क्या होता है, अगर मॉलिकुलर फार्मूला में लिखेंगे तो FeCr2O4, इसी को हम लोग FeO.Cr2O3 भी लिखते हैं, तो ये लिखो ये लिखो, एक ही चीज़ है। अब इसमें क्या डाला है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन, सोडियम कार्बोनेट के साथ ऑक्सीजन डाला है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम क्रोमेट में, Na2CrO4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम क्रोमेट में। अब सोडियम क्रोमेट जो है बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है, इसमें अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड डालें तो सोडियम क्रोमेट ऑक्सीडाइज होकर सोडियम डाइक्रोमेट बना लेता है, Na2Cr2O7। और अगर बेस डालें, वही बताया सल्फ्यूरिक एसिड में B बनेगा, बेस डालेंगे तो फिर से बेसिक मीडियम में क्या होगा, NaOH डालें तो क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है एनायंस प्रेजेंट इन A एंड B। A में क्या है, CrO4 2- और B में क्या है, Cr2O7 2-। तो Cr2O4 2- A में नहीं है, Cr2O7 2- B में है, और A में है Cr O4 2-। तो सेकेंड एंड थर्ड दोनों ऑप्शन 4 है, इसीलिए 60 का 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब ले रहे हैं हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, और हमें इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन दी कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एकदम इनकरेक्ट है, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लिमिटेशन है, ये कलर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो जिसके लिए हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं, तो कलर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से एक्सप्लेन होता है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, CFT कंसिडर्ड मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी आयनिक। हाँ, जो मेटल है इसको पॉइंट पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड को पॉइंट नेगेटिव चार्ज माना जाता है CFT में, जिसके कारण
क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसके कारण बॉन्ड बनता है अकॉर्डिंग टू CFT। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अपोजिटली चार्ज्ड आयन के बीच होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो ये स्टेटमेंट सही है, फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन दी मेटल आयन एंड लिगेंड। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकेंड करेक्ट, हमारा ऑप्शन 4 है, इसीलिए क्वेश्चन ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन। बच्चे जो ये क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन ब्राउन कॉम्प्लेक्स दिया है, इसमें बस हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ये जो कंपाउंड बनता है ना, एक्चुअली में ये ब्राउन रिंग टेस्ट से बनता है। ब्राउन रिंग टेस्ट हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस में करते हैं, जिसमें हम लोग नाइट्रेट आयन का टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल में हमने पढ़ा था, नाइट्रेट आयन के लिए टेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो एक चीज़ इसमें और ध्यान देना, जो NO होता है या तो हम लोग न्यूट्रल या निगेटिव लेते हैं जनरली, लेकिन यहाँ पे हमने पढ़ा भी था जो NO और NO2 है ये एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल दोनों होता है। यहाँ पे जो NO आता है ये कैटायनिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे NO का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 यूज करेंगे। तो आयरन का निकालना है तो हम लोग X लेते हैं आयरन का, जिसका निकालना होता है। वाटर न्यूट्रल है तो 0, NO यहाँ पे न्यूट्रल नहीं है, +1 में है। और सल्फेट का चार्ज -2 होता है, इक्वल टू टोटल चार्ज 0। तो x - 1 0 हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ पे +1 आएगा, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ई कन्फिग्रेशन। ई कन्फिग्रेशन मतलब इसमें हमें EZ नोमेनक्लेचर से देखना है, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। प्रायोरिटी देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर देखेंगे फर्स्ट एटम का। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी सेकंड। यहाँ भी कार्बन है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी सेकंड। तो सेम प्रायोरिटी एक साथ आ गया, तो हमने याद रखने के लिए बताया था, ये देखो Z बन जाता है, तो इसे Z कन्फिग्रेशन बोलेंगे। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखो, यहाँ ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है कार्बन से, तो फर्स्ट सेकेंड। यहाँ पे कार्बन और कार्बन, 2 कार्बन है, यहाँ पे कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन और 2 कार्बन है, तो फर्स्ट सेम हो गया, दूसरा में हाइड्रोजन सेम, यहाँ पे तीसरा में मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन ही है, तो ऊपर वाले का फर्स्ट, नीचे वाले का सेकंड। तो यहाँ भी सेम प्रायोरिटी एक साथ आ गया, तो Z। यहाँ में देखो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एटॉमिक नंबर सेम है, तो अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाए आइसोटोप के केस में, तो हम लोग उस केस में मास नंबर देखते हैं। तो ड्यूटेरियम का ज़्यादा है फर्स्ट प्रायोरिटी, इसकी सेकंड प्रायोरिटी। ब्रोमीन और क्लोरीन में ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, क्लोरीन का कम है, तो सेम प्रायोरिटी अक्रॉस हो गया, तो इसे हम लोग E बोलेंगे, और ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव एडिशन का है। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। तो देखो इसमें HBr का एडिशन कर रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में, और इसमें फर्स्ट ऑप्शन में HBr की एडिशन किया जा रहा है, और इसमें परऑक्साइड नहीं है, तो मार्कोनिकोव एडिशन होगा, क्योंकि HBr के साथ अगर परऑक्साइड डालेंगे तो ही एंटी मार्कोनिकोव होता है। परऑक्साइड नहीं है, इसलिए एंटी मार्कोनिकोव होगा। CH3 फर्स्ट में HBr ऐड करेंगे तो इस कार्बन पे होगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे है, तो डबल बॉन्ड CH2, एक HBr से ये बनेगा। फिर सेकेंड टाइम HBr डालेंगे तो फिर से Br यहाँ पे ऐड हो जाएगा, CH3 C, एक Br यहाँ है, एक इधर आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इसका नेम देखो 1 2 3 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकेंड वाले में डालेंगे अल्कीन है, तो यहाँ पे Br ऐड होगा, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो 1 2 डाइब्रोमोप्रोपेन। यहाँ पे 2 ही कार्बन है, इसमें 3 है, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन ही बनेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। 65 है इंसुलिन एज। इंसुलिन क्या होता है बच्चे, इंसुलिन एक तरह का प्रोटीन होता है। इंसुलिन जो है प्रोटीन होता है जो एमिनो एसिड से बना होता है, इसमें अल्फ़ा और बीटा दोनों एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। जो इंसुलिन है इट इज़ प्रोटीन जो एमिनो एसिड से बना होता है। एमिनो एसिड का ही जो पॉलीमर होता है उसे हम लोग प्रोटीन बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड, एमिनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड बनता है, और अगर ये लार्ज चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बने देन इट इज़ प्रोटीन। तो इसका आंसर प्रोटीन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट 66 क्वेश्चन में है द डिस्टिलेशन टेक्निक्स मोस्ट सुटेबल फॉर सेपरेटिंग ग्लिसरॉल एंड स्पेंट लाई इन द सोप इंडस्ट्री। बच्चे ग्लिसरॉल और स्पेंट लाई, ग्लिसरॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने के कारण इसमें सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ नहीं करेंगे। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो तो हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर यूज करते हैं।
स्टीम डिस्टिलेशन का यूज हम लोग तब करते हैं जब वो स्टीम वोलाटाइल हो। तो ग्लिसरॉल जो है स्टीम वोलाटाइल नहीं होगा तो स्टीम डिस्टिलेशन भी यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। 67 नंबर क्वेश्चन है, बिलो इज द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन विच साइनाइड CN रिप्लेस क्लोरीन। ठीक है, RCl एल्कोहलिक KCN से RCN और KCl। ऑब्टेन प्रोपेन नाइट्राइल, RCl शुड बी। प्रोपेन नाइट्राइल का मतलब है 3 कार्बन, तो CN में तो एक कार्बन पहले से है, CH3 CH2 CN, दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल, ये बनाना है। तो RCl क्या होगा? तो बच्चे CN तो यहाँ से आ जाएगा, R हमें क्या लेना पड़ेगा? CH3 CH2 CH3 CH2 Cl विच इज इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन। तो क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड ऑप्शन देखो फर्स्ट है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 68 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो ये 2 लिस्ट दिया है 1 and 2। लिस्ट 1 में नेम्ड रिएक्शन सारे दिए हैं और लिस्ट 2 में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बताना है। तो फर्स्ट में रीमर टाइमन रिएक्शन। रीमर टाइमन रिएक्शन में हम लोग फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं NaOH या KOH के प्रेजेंस में, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है मेजर प्रोडक्ट। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बनेगा बट ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट बनता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेलिसल्डिहाइड। तो फर्स्ट का सेकंड करेक्ट होगा। ए का 2 देखो सेकंड ऑप्शन में है बस, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाकी भी हम लोग वैसे चेक कर लेते हैं। जो बी है हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन से, तो बी का ए हो गया। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, नाम ही है ईथर सिंथेसिस, तो ईथर बनाएगा। कॉल्वे रिएक्शन सेलिसाइलिक एसिड, कॉल्वेज रिएक्शन। कॉल्वेज रिएक्शन में भी हम लोग क्या करते हैं? जो फिनॉल है इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और KOH या NaOH के साथ करते हैं, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनेगा जिसे हम लोग सेलिसाइलिक एसिड बोलेंगे। तो ये हमारा 68 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 69 देखो, नेम्ड रिएक्शन भी नीट में आता है, ठीक है। तो 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ COH बॉन्ड लेंथ। तो देखो हमारे पास जो कंपाउंड दिया है उसमें मिथेनॉल है। मिथेनॉल में क्या होगा? कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होगा। CH3 रेजोनेंस में OH के साथ नहीं आता है। फिनॉल में बेंजीन के साथ OH ग्रुप आ जाता है, OH प्लस M ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तीसरा है पैरा इथॉक्सी फिनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो फिनॉल है तो OH का जो लोन पेयर है रेजोनेंस में आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और इथॉक्सी है तो इथॉक्सी भी इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर की टेंडेंसी थोड़ी डिक्रीज कर जाएगी। और हमने क्या पढ़ा है? जो बॉन्ड लेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर का। तो इस दोनों में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, मिथेनॉल में डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ जो है मिथेनॉल का होगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है इसमें, फिनॉल में और पैरा इथॉक्सी फिनॉल में। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो दोनों का बॉन्ड लेंथ कम होगा। सबसे ज़्यादा किसका होगा? मिथेनॉल का, क्योंकि इसमें ओनली सिंगल बॉन्ड होगा। तो सबसे ज़्यादा मिथेनॉल का देखो एक ही ऑप्शन है, थर्ड करेक्ट होगा। और पैरा इथॉक्सी में थोड़ा सा हमने बोला डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा, इससे कम होगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन। तो देखो जो क्वेश्चन है हमारा, इन द रिएक्शन सीक्वेंस, तो इसमें साइनाइड डालेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, CN यहाँ पे आएगा, ये इधर शिफ्ट होगा, इसके साथ हाइड्रोजन आ जाएगा। तो क्या बनेगा? CH3, C के साथ एक H है, ऐसे ही लिख दो, C के साथ एक H है, CN आ जाएगा, फिर इसमें आ जाएगा OH। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस भी कर दिया, तो हाइड्रोलाइसिस करने से साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में, CH3 COH COOH और H। देखो ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें एमाइड है, फोर्थ में जो है हमारा एमाइड है। तो एमाइड तो बनाएंगे नहीं क्योंकि एमाइड हमारा जो बनता है साइनाइड के पार्शल हाइड्रोलाइसिस से बनता है, और इसमें पार्शल हाइड्रोलाइसिस की बात नहीं किया जा रहा है, तो हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ही इसमें करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो जो हमारा कंपाउंड बन रहा है उसमें कार्बन कायरल सेंटर है, कोई सिमेट्री नहीं है, इसीलिए इसके एनेंसियोमर भी बनेंगे। तो ये R एंड S दोनों कन्फिग्रेशन में एग्जिस्ट करेगा, जो कि हमारा मिक्सचर वाला प्रोडक्ट थर्ड है, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है एमाइंस चैप्टर का है,
इसमें क्या किया है, ये एनिलीन है, उसके पैरा पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है। तो इसका एसाइलेशन करेंगे तो मिथाइल का तो होगा नहीं, NH2 का होगा और ये एमाइड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजीन रिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, CH3 NH के साथ क्या आ जाएगा, COCH3, यहीं पे लिख देता हूँ COCH3, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसमें Br2 डाले हैं एसिटिक एसिड में तो ब्रोमिनेशन होगा। ये डालने से क्या होगा, वैसे NH2 का अगर हम लोग ब्रोमिनेशन करते तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाते एनिलीन बनाता। तो 4 तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ और यहाँ दोनों पे ब्रोमीन आ जाता, मतलब इस पोजीशन पे भी आता, इस पोजीशन पे भी आता। अब एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में किया है और ये क्या बना दिया हमने, एमाइड बना दिया। एमाइड बनाने के कारण ये तो इधर देने की टेंडेंसी होगी और ये क्रॉस रेजोनेंस करेगा, इधर भी जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इसकी कम हो जाएगी। तो दो में से किसी एक पोजीशन पे ही Br जाएगा, दोनों पोजीशन पे Br अब नहीं जाएगा। ये एमाइड ग्रुप होगा NHCOCH3 और यहाँ पे मान लो Br आ गया, यहाँ पे पहले से मिथाइल है, ठीक है। अब एक ही पोजीशन पे जाएगा, यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, एक ही और, तो पैरा पे ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है मिथाइल तो पैरा पे जाएगा नहीं। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एमाइड जो है हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फिर से एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो है ये एसिटिक एसिड बन के बाहर निकलेगा और ये NH2 फिर से बन जाएगा और मिथाइल ग्रुप पहले से यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये वाला और यहाँ पे ब्रोमीन आ गया। तो ये वाला ऑप्शन देखो हमारा कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बोलोगे बच्चे जो मिथाइल है ये भी तो +M ग्रुप है, तो इसके कारण तो यहाँ पे आना चाहिए, ये आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन जो NH2 है इट इज़ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। जब दो एक्टिवेटिंग ग्रुप हो तो जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है नेम्ड रिएक्शन का है, उर्ज फिटिक रिएक्शन। बच्चे अगर उर्ज रिएक्शन होता है तो इसमें 2 हेलो एल्केन का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। फिटिक रिएक्शन में 2 एराइल हैलाइड हेलो एरिन का रिएक्शन करते हैं सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। अगर उर्ज फिटिक है तो एक हेलो एल्केन लेंगे, एक हेलो एरिन, मतलब अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, उसका रिएक्शन करेंगे हम लोग सोडियम मेटल के प्रेजेंस में, मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो एराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड दोनों होना चाहिए, तो दोनों ऑप्शन थर्ड में है, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन, एन अमाइन रिएक्ट्स विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसे हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं, एंड द प्रोडक्ट इज सोल्यूबल इन अल्कली, मतलब ये प्राइमरी होगा क्योंकि जो प्राइमरी एमाइन है इसका रिएक्शन अगर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ करें, इस तरह से इसको अरेंज कर लेते हैं। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन है S डबल बॉन्ड O Cl, इसके साथ अगर करें तो ये एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ HCl बन के बाहर निकल जाएगा और यहाँ बचेगा N के साथ एक हाइड्रोजन, S डबल बॉन्ड O बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा और ये अल्कली में सॉल्युबल होगा बेस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसीलिए प्राइमरी होगा। अगर सेकेंडरी लेते तो एक हाइड्रोजन होता जो HCl बन के बाहर, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं बचता तो सेकेंडरी नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर प्राइमरी होगा। 74 नंबर क्वेश्चन जो है, फॉर द रिएक्शन A+2B गिव्स C 5 मोल A 8 मोल B विल प्रोड्यूस, कितना C बनेगा ये पूछना गया है। तो स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन हो गया, A+2B से C बना रहे हैं। A जो है 8 मोल है और B जो है A जो है 5 मोल है, A 5 मोल है और B 8 मोल है। A हमारा 5 मोल और B 8 मोल, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट का शॉर्ट मेथड होता है, जो मोल दिया हुआ है ना A का और B का, ठीक है, उसको उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। A का कोफिशिएंट 1 है, B का कोफिशिएंट 2 है, डिवाइड कर दो, ये 5 आ जाएगा, ये 4। दोनों में जो छोटा होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट, 4 छोटा है 5 से, इसलिए B इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब C कितना बनेगा, 2 B से 1 C बन रहा है, ठीक है। तो 1 B से 1/2 C बनेगा। तो B हमारे पास 8 मोल है, तो 8 B से हाफ इंटू 8 C बनेगा, तो कितने हो गए 4, दैट इज सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम विल राइज टू द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन।
लिस्ट एनर्जेटिक फोटोन मतलब किस में एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी निकालने का जो तरीका होता है डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग E2 माइनस E1। अब E6 माइनस E5 दोनों का एनर्जी निकाल के माइनस करो, 5 माइनस 3 निकाल के माइनस करो, 6 माइनस 1 निकाल के माइनस करो, 5 और 4 निकाल के माइनस करो। ठीक है, जिसमें कम आएगा वो आंसर। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा शॉर्ट मेथड आप बोल सकते हो, देखो ये तो पहले कट गया क्योंकि 6 से 1 में आ रहा है तो डिफरेंस ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा होगा, ये तो होगा नहीं। अब ये देखो 6 से 5, 5 से 3 में भी ज़्यादा होगा। अब 6 से 5 और 5 से 4 हो गया, एक का ही है। तो इसके लिए रूल होता है, अगर आपका हायर वैल्यू होगा कंसिक्यूटिव n का तो उसकी एनर्जी गैप कम होगी। तो 5 से 4, 6 से 5, 6 वाला ज़्यादा है इसीलिए इसकी एनर्जी कम होगी, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। इतना अगर सॉल्व करोगे तो इसमें कम से कम 5 मिनट लग जाएगा, इसीलिए इस तरह से हम लोग देखेंगे। अगर जैसे 5 से 3 आया, 6 से 5 आया, इसमें 2 का गैप है तो एनर्जी तो ज़्यादा ही होगा, 6 से 1 में एनर्जी ज़्यादा होगा। अब ये भी 5 से 4, 6 से 5, तो दोनों कंसिक्यूटिव है तो किसमें एनर्जी ज़्यादा होगा, जिसमें नंबर कम होगा, और जिसमें नंबर ज़्यादा होगा उसमें एनर्जी कम होगा। तो 5 से 6 ज़्यादा है इसलिए एनर्जी कम होगा, 5 में एनर्जी ज़्यादा होगा। तो हमें कम वाला पूछा है लिस्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।